अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है और चैप्टर नंबर 5 का हमने थोड़ा सा पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है और आपको इसे अच्छे से याद करना है। इसे समझने के लिए आपको छोटी सी बात समझनी है। सपोज दैट ये कोई तार है। जब इस तार में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से गति करते हैं उसी स्पीड को अपवाह वेग कहते हैं। क्लियर? बात करते हैं कि क्या किसी वायर में जब उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा हो उस समय क्या उसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इस पर विचार करते हैं। ये तो प्लास्टिक का पेन है। अगर ये लोहे की रोड होती तो इसके अंदर विद्युत करंट के फ्लो नहीं करने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति करते रहते। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट जाएगा ताकि कुल उनका जो वेग है, कुल जो सदिश वेग जो है उसकी वैल्यू शून्य हो जाए और कोई परिणामी करंट उसमें फ्लो नहीं हो। इसलिए लोहे के प्रत्येक टुकड़े में करंट फ्लो नहीं होता है जब तक हम उसे किसी बाह्य स्रोत से न जोड़ दें। लेकिन जब किसी बाह्य स्रोत से उसे जोड़ देते हैं, जैसे किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर एक निश्चित वेग से गति करने लग जाते हैं और उसी निश्चित वेग को अपवाह वेग कहते हैं। और ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती, ये लगभग 10-20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो आप ये समझें कि भाई अपवाह वेग एक इलेक्ट्रॉनों की स्पीड है जो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये गलत है, ये बहुत कम स्पीड होती है। तो देखिएगा, किसी चालक तार में, जैसे मान लीजिए ये चालक तार है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इलेक्ट्रॉन एक नियत चाल से गति करते हैं जिसे अपवाह वेग कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। बहुत बार एग्जाम में ये 1 नंबर का सवाल आया हुआ है कि अपवाह वेग को परिभाषित करो, और उस समय सिर्फ आपको ये ही लाइन लिखनी है, बाकी कुछ नहीं लिखना। ये इसकी एक और डेफिनेशन देखिए। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक औसत चाल से गति करते हैं जिसे अपवाह वेग कहते हैं। एक ये दूसरी, दोनों में से जो भी आपको पसंद आए वो आप इसको याद रख सकते हो। अपवाह वेग को Vd से व्यक्त करते हैं। और इसमें जो D है, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, D नीचे आता, पद में आता है, V बड़ा है, D यहाँ पद में आएगा, इसके Vd से व्यक्त करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब जो अपवाह वेग की जो हमने बात की थी उसका सूत्र कैसे व्युत्पन्न करेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक है अपवाह वेग का सूत्र व्युत्पन्न करना। माना एक इलेक्ट्रॉन है जिसे E विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला विद्युत बल होगा F बराबर माइनस का E कैपिटल E, जिसे मैं समीकरण नंबर 1 कह रहा हूँ, क्योंकि आपको E बराबर F अपॉन Q का जो फॉर्मूला है वो मैंने पढ़ा दिया था। तो F बराबर हो जाएगा QE। ठीक है, Q की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से माइनस का E लिख दिया है, तो F बराबर हो गया माइनस का E और E। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा त्वरण स्मॉल a है, तब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर ma होता है, जो आप अच्छे से जानते हो। और ये फॉर्मूला न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त किया गया है, F बराबर ma। अब बात है कि ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से ma बराबर माइनस का E या a बराबर माइनस का E अपॉन m, समीकरण नंबर 3। आगे चलते हैं। अब न्यूटन की गति के तृतीय नियम से, प्रथम समीकरण से, न्यूटन की गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस at होता है, जो आपने पढ़ रखा है अच्छे से। आगे देखिए, औसत लेने पर इसका एवरेज लो, v एवरेज और u एवरेज और एवरेज 80। क्लियर? ये v एवरेज, u एवरेज, a को बाहर निकाल लो और t एवरेज। क्लियर?
ये समीकरण 4 हो गया। जो ये v एवरेज है, जो कि अंतिम वेग होता है, v यहाँ पर जो न्यूटन गति में जो v था वो अंतिम वेग को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ जो v है वो वास्तव में उस अंतिम वेग का औसत है, और अंतिम वेग का जो औसत है उसी को हम अपवाह वेग कहते हैं। इस एवरेज v को मैं वी डी से लिख रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, u एवरेज की वैल्यू 0 बताइए। क्यों बताइए, इसको समझिए आप। क्योंकि u प्रारंभिक वेग है, और प्रारंभ में जब मान लीजिए ये लोहे की छड़ है या तांबे की छड़ है, और इसमें जब हम करंट फ्लो नहीं करते हैं, उस समय मैंने आपको बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इसके अपोजिट जाएगा, ताकि कुल विद्युत धारा का मान 0 हो जाए। इसलिए विद्युत करंट प्रवाहित करने से पहले जो इलेक्ट्रॉन इसमें रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं वो इस प्रकार से घूमते हैं कि कोई किसी एक साइड में परिणामी वेग न बन पाए। इसलिए ही एवरेज u का मान 0 बताया गया है। तीसरी बात, यहाँ जो t समय आ रहा है ये वास्तव में समय है, और ये समय इलेक्ट्रॉनों के बीच होने वाली जो टक्करें हैं, वो दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगने वाला समय है वो समय ये t है यहाँ पर, और उसका एवरेज ले लिया है तो ये कहलाएगा विश्रांति काल। विश्रांति काल टो की परिभाषा मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी। तो समीकरण ये 5 तैयार हो गया है। ये 5 की जो वैल्यू है वो इस 4 में सब्स्टिट्यूट अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा, इस v की जगह vd लिख दिया, इस u की जगह 0 लिख दिया, a की जगह a लिख दिया, और t की जगह टो लिख दिया। t की जगह टो लिख दिया, ये गलत लिख रखा था, इसको मैं प्लस कर देता हूँ। या फिर vd बराबर हो गया 8 टो, समीकरण नंबर 6 हो गया। क्लियर। a की वैल्यू हमने पिछले पेज पे निकाली थी, तो समीकरण 3 का मान 6 में रखने पर vd इज इक्वल टू a की जगह लिख दिया माइनस का ई अपॉन एम, और टो की जगह लिख दिया मैंने टो। इसको एक साथ अगर लिखें तो vd बराबर माइनस ई टो अपॉन एम। ये हो गया अपवाह वेग का फॉर्मूला। इसे आपको अच्छे से याद करना है, या ये लिख भी रखा है मैंने, रटना है। मतलब ये जो फॉर्मूला आपके काफ़ी काम आएगा। ये एक जैसे E बराबर एफ अपॉन क्यू का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, सी बराबर क्यू अपॉन वी का फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक वैसा ही फॉर्मूला है। इसको आपको अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है। तो समीकरण 7 अपवन वेग वीडी के सूत्र को प्रदर्शित करता है। क्लियर। इसको वेरी मोस्ट भी बताया यहाँ पर, वेरी मोस्ट। अगला टॉपिक है गतिशीलता। गतिशीलता क्या है? इलेक्ट्रॉन जो, जैसे मान लीजिए ये लोहे की छड़ है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन घूमने की जो कैपेसिटी है उसे यहाँ गतिशीलता का नाम दिया है। गतिशीलता को अंग्रेजी में मोबिलिटी कहते हैं। तो देखिएगा, अपवाह वेग के सूत्र से वी बराबर ई टो बटा एम। अब आप देखो वी बराबर ई टो बटा एम, आप कह सकते हो कि यहाँ तो माइनस का चिन्ह है और यहाँ नहीं है। इसका एकमात्र रीज़न है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की माइनस आवेश की वजह से यह माइनस का चिन्ह लगा है, और यहाँ इस माइनस आवेश को नगण्य मान गए। नगण्य क्या मान के इसके ऊपर जोर नहीं दिया है इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं लगाया है। या यूँ कह दो सिर्फ यहाँ परिमाण की ये बात कर रहा है। यहाँ पर तो ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर रहेगा, वीडी का जो वैल्यू है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है यहाँ केवल परिमाण की चर्चा ये कर रहा है। तो वी बराबर हो गया ई टो अपॉन एम गुणा कैपिटल ई। देखिएगा मैं दोबारा दिखाता हूँ, मतलब वो जो फॉर्मूला था उसको अलग तरीके से सिस्टम में किया मैंने कि कैपिटल ई को बाहर निकाल लिया और ई टो बटे एम कोष्टक के अंदर रख दिया, और कोष्टक के अंदर जो ये राशि बन गई ई टो बटा एम, इसको म्यू एक नई राशि का नाम दे दिया। तो वी बराबर हो गया म्यू कैपिटल ई। यहाँ म्यू बराबर हो गया ई टो बटा एम। क्या हो गया? ई टो बटा एम, जिसे क्या कहा है? गतिशीलता कहा है। ठीक है, म्यू बराबर हो गया ई टो बटा एम जो कि गतिशीलता है। तो म्यू बराबर हो गया वी डी अपॉन ई। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि म्यू बराबर वी डी अपॉन ई रहेगा। तो अपवाह वेग वी डी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। वी डी और ई का अनुपात गतिशीलता म्यू कहलाता है। क्लियर। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक वैसे काफ़ी बड़ा है,
हम अगले वीडियो में देखेंगे। और वेरी मोस्ट भी है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा हुआ है और शायद कम से कम 5-6 बार ये टॉपिक पूछा हुआ है। अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे। आप रेगुलर वीडियो को देखते रहें, समझे टॉपिक को, ये पहली बार समझें, समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को दोबारा देखकर समझें। समझ में आ जाने के बाद बीच बीच में वीडियो को रोकें और इसे आप अपने नोट्स में उतारते रहें। नोट्स की कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में आप जब जब आपको टाइम मिले पिछले वाले टॉपिक्स का रिवीजन करते रहे। जो रजिस्टर आपने तैयार किया उसको बार बार रिवाइज करते रहें। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लिख लिख के याद कर सकते हो तो ये और भी अच्छा रहेगा। लिख लिख के याद अगर कर सकते हो तो ये सबसे अच्छा रहेगा। आप पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए कॉपी में, और फिर बिना देखिए उसे रफ कॉपी में लिख कर देखिए और फिर उसको मैच कराइए कि कहाँ आपसे गलती हुई है। यही फिजिक्स पढ़ने का प्रॉपर मेथड है। और अगर आप ऐसा नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार के यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।